सोर्सेज फॉर द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, सोर्सेज फॉर द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। ओके, अब देखो पहले यहाँ पे लुक हियर, जब हमने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा था, अगर आपको याद होगा, जब हम एंशिएंट हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करते हैं कि प्राचीन काल में क्या था, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इंडस वैली सिविलाइजेशन में सोसाइटी कैसा था, उनका रिलीजन कैसा था, उनका इकोनॉमी कैसा था, या वैदिक एज की जब हम बात करते हैं, वैदिक एज में सोसाइटी कैसा था, ठीक है, वैदिक रिलीजन कैसा था। व्हेन वी लुक एट एंशिएंट हिस्ट्री, सोर्सेज दो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक तो फर्स्ट वी हैव लिटरेरी सोर्सेज, साथ साथ में आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। लिटरेरी सोर्स में बुक्स एंड मैन्युस्क्रिप्ट्स आ जाते हैं। बुक्स फॉर एग्जांपल वी हैव वेदास थे ना वहां पे, ओके, वेदास था, अर्थशास्त्र वाज देयर, ओके, वेदास, अर्थशास्त्र, वी हैड दैट नीतिसार एज वेल, वो हमारे लिटरेरी सोर्सेज में आ जाता है। ओके, लिटरेरी सोर्सेज में आपका फिर सेक्युलर लिटरेचर हो या फिर रिलीजियस लिटरेचर, अगर आपको याद होगा हमने आपसे कहा था। ओके, एंड देन आर्कियोलॉजिकल में वी विल बी डूइंग विद व्हाट, एक्सप्लोरेशंस करते हैं, इंस्क्रिप्शंस इंपॉर्टेंट होते हैं, कॉइन्स इंपॉर्टेंट है या पिलर्स इंपॉर्टेंट है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में। विद दो सोर्सेज हम ना एंशिएंट हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट कर पाते थे। जब हम गए एक जगह से दूसरी जगह, फॉर एग्जाम्पल वी लुक्ड एट अशोकन पिलर, और हमने देखा कि कैसे वो लोगों को, अपने सब्जेक्ट्स को मैसेज दिया करते थे अशोका, ठीक है। सो विद दैट वी वर एबल टू कंस्ट्रक्ट आवर एंशिएंट हिस्ट्री। अब हम मॉडर्न हिस्ट्री को कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ओके, या करते हैं, वी विल लुक एट दैट। ओके, abundance of material sources are available from mid 18th century to mid 20th century, okay, for the construction of this modern history. But जो हमारे लिए सबसे important है, that will be these archives. They will play an important role in constructing our modern history. In archives, अगर आप simple definition देख पा रहे हो, archives refers to a collection of historical records and documents. पहला लाइन, ठीक है, एक सेकंड बता देता हूँ। In archives, ठीक है, what you are saying guys? So archives हमारे लिए important है for the construction of मॉडर्न हिस्ट्री में जो हम अब देखने वाले हैं। दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट या सोर्स फॉर द इम्पोर्टेंट सोर्स फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। सो आर्काइव्स में एक तो हम पब्लिक आर्काइव्स देखेंगे, क्या होगा, पब्लिक आर्काइव्स, प्लस साथ साथ में वी विल लुक एट प्राइवेट आर्काइव्स और फॉरेन रिपोजिटरीज, ठीक है, चाहे इंडियन ऑफिस रिकॉर्ड्स इन लंदन हो, वहां पे भी हमें रिकॉर्ड्स देखने को मिलेंगे। या फॉर एग्जांपल वी विल लुक एट बायोग्राफीज एंड मेमोइर्स, ठीक है, किसी बंदे ने बायोग्राफी लिख दी, आया यहाँ पे, और उससे भी हम मॉडर्न हिस्ट्री का कंस्ट्रक्शन कर पाते हैं। वील गेट टू नो अबाउट द मॉडर्न हिस्ट्री कि इस टाइम पीरियड में सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी या पॉलिटिकल सेटअप कैसा था। प्लस इंपॉर्टेंट वन मोर, दैट्स न्यूज़पेपर्स एंड जर्नल्स, याद रख लेना। सो फॉर द कंस्ट्रक्शन और द सोर्सेज फॉर द मॉडर्न हिस्ट्री, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल विल बी प्लेड बाय दीज आर्काइव्स। पहले लिखो हेडिंग आर्काइव्स। ओके, मैं बता देता हूं आराम से। ओके, जब हम एंशिएंट हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट कर रहे थे, व्हाट वर द इंपॉर्टेंट, लिटरेरी सोर्सेस एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। तो यहाँ पे आर्काइव्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्स ही होते हैं, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स मान लो, डॉक्यूमेंट्स मान लो, यूजुअली दे विल बी प्राइमरी सोर्स डॉक्यूमेंट्स। ओके, लिखो ये पहले, बस इतना लिखो, फर्स्ट लाइन लिखो, जो हाईलाइटेड है उतना ही लिखो। ओके, क्या लिखा, archives refers to the collection of historical records and documents. Okay, most of the times what you will do, ये ना आपके स्पेक्ट्रम के पहले चैप्टर रहते हैं। अब क्या करते हैं most of the students, पहले दो चैप्टर, okay, you will skip this, you will not study this, okay, but यहाँ पे मैं थोड़ा सा 10, 15, 20 मिनट में ये बता देता हूँ, नहीं तो even after 3 years you will not study this. ओके, तो थोड़ा पेशेंस रख लेना, यहाँ पे थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है। ओके, सो आर्काइव समझ आ गया। अब सेकंड पॉइंट हम यहाँ पे लिखते हैं, दे आर यूनिक एंड ओरिजिनल डेटा। दे आर
आराम से समझो, दे आर यूनिक एंड ओरिजिनल डेटा और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, दे आर यूनिक एंड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। Done? Okay. Second point, they are not consciously written. They are not consciously written. Okay, जैसे रिकॉर्ड्स है as it is, ये ओरिजिनल है, यूनिक है। ऐसा नहीं है कि जानबूझ के लिखा गया है कि ठीक है ये वाली ट्रीटी है जो, ताकि जो आगे आने वाली जनरेशन है they will study history in that way. Okay, so they are not consciously written. Okay, in a way, ये लिखो यहाँ पे, they are not consciously written in a way. Okay, या यहाँ पे लिखो to convey information, to convey information to a future generation. ओके, अब आप कहेंगे सर थोड़ा सा समझ आ रहा है, ओके, कि ये जो ये जो आर्काइव्स है, वी गॉट इट, इट्स रेफर्स टू अ कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स, पहली बात। सेकंड, वी आल्सो गॉट टू नो दैट कि ये यूनिक है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, प्राइमरी सोर्स डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है। सेकेंड, वी आर ऑल्सो गेटिंग दिस कि ये कॉन्शियसली लिखे नहीं गए हैं और क्रिएट नहीं किए गए हैं टू कन्वे इंफॉर्मेशन और मैसेज टू द फ्यूचर जनरेशन। यहाँ तक हमें ये देखने को मिला। बट एक चीज है कि सर अब ये बता दीजिए, ओके, हाउ वी विल गेट टू नो कि दैट इनका क्या इंपॉर्टेंस था, थोड़ा सा फिर से इलॉबरेट कीजिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, वी हैव फ्रॉम 1600 टू 1857, ओके, 1600 to 1857. In this, अगर मैं देखूं ईस्ट इंडिया कंपनी या फॉर एग्जाम्पल डच या इफ वी लुक एट पोर्तुगीज, दे वेर हियर, राइट, यहाँ पे थे ना ये, ओके, इनके दफ्तरों में या इनके ऑफिस में कुछ तो रिकॉर्ड्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक एग्जाम्पल ले लें, वी हैव द ट्रीटी ऑफ लाहौर और ट्रीटी ऑफ अमृतसर, ठीक है, किसी प्रिंसली स्टेट के साथ ट्रीटी की गई है। ऑब्वियसली वो रिकॉर्ड तो अवेलेबल होगा इनके ऑफिसेस में। इफ वी लुक एट फॉर एग्जांपल जो खालसा दरबार था और लाहौर किंगडम था जो पंजाब में, या फॉर एग्जांपल वी हैड द पेशवा दफ्तर जो पुणे में था, अगर हम वहाँ जाए, वहाँ म्यूजियम में देख ले, वहाँ पे रिकॉर्ड्स मिलेंगे रिगार्डिंग द मराठा एम्पायर। वी विल गेट टू नो कि शिवाजी के रिगार्डिंग ऐसा ट्रीटी ऑफ पुरंदर भी कुछ था, ओके, यहाँ इस प्रकार की इस टाइप की ट्रीटीज हुआ करती थी, सांबाजी भी कोई रूलर थे। विद दैट वी विल बी एबल टू कंस्ट्रक्ट आवर मॉडर्न हिस्ट्री। समझ रहे हो ना? ओके, सो रिकॉर्ड्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, डच या पोर्टुगीज, रिकॉर्ड्स ऐसे लिखो, रिकॉर्ड्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, डच हो या फिर पोर्टुगीज हो, वेरी इंपॉर्टेंट। Okay, they play a very important role as far as our modern history is concerned. ठीक है, यहाँ पे लिखो records लिखा, records of East India Company, Portuguese लिखो, Dutch लिखो या फिर French लिखो। Okay, जब हम ये रिकॉर्ड्स इनके देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल ईस्ट इंडिया कंपनी का, डच का या पोर्टुगीज का, आई एम टेलिंग यू इट इज वेरी यूजफुल फॉर अस टू कंस्ट्रक्ट और टू लुक एट द हिस्ट्री और द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ 17th हो या फिर 18th हो या फिर 19th सेंचुरी हो। साथ साथ में क्या मुझे ये आइडिया मिल सकता है, by looking at these records or these archives, I will get an idea कि इनका डिसीजन मेकिंग कैसा था। I can see their कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या था इनका, प्लस वी विल ऑल्सो लुक एट द और वी कैन ऑल्सो गेट द साइकोलॉजी ऑफ दीज पीपल, साइकोलॉजी ऑफ दीज यूरोपियंस और दीज पीपल। ओके, डिसीजन मेकिंग के बारे में पता चल सकता है या फिर साइकोलॉजी के रिगार्डिंग हम इनका देख सकते हैं। सो आर्काइव्स में ये थोड़ा सा पहले लिख लो फटाफट। लिखा गाइस?
ठीक है, चलो। सो ये सोर्सेज है हमारे इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग द मॉडर्न हिस्ट्री। सबसे पहला इंपॉर्टेंट था आर्काइव्स। अब आर्काइव मटेरियल क्या क्या कंसिस्ट करता है? कैन यू सी दिस? आर्काइवल मटेरियल्स कंसिस्ट ऑफ पब्लिक, प्राइवेट एंड फॉरेन रिपोजिटरीज। ठीक है, समझ गए क्या क्या है गाइस? आर्काइव मटेरियल्स में क्या क्या आ रहा है? पब्लिक, प्राइवेट एंड फॉरेन रिपोजिटरीज। थोड़ा सा ये लाइन लिखो पहले। एक तो पब्लिक आर्काइव आएगा, प्राइवेट आर्काइव आते हैं। पब्लिक मींस जहां पे गवर्नमेंट का हाथ हो, ठीक है। प्राइवेट मींस जहां पे प्राइवेट इंडिविजुअल्स का हो, प्राइवेट फर्म्स का हो, उनके सोर्सेस हो या उनके मटेरियल्स हो। समझ रहे हो ना? ओके। अब फर्स्ट जब मैं यहां पे बात करता हूं पब्लिक आर्काइव्स की, ओके, कहां गया? ओके, थोड़ा सा पेशेंस रखना, हाँ, आप नहीं पढ़ेंगे फिर। यू विल लीव द फर्स्ट पेज ऑफ योर बुक, फिर कहेंगे नहीं ये बोर कर रहा है, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब देखो पहले पब्लिक आर्काइव्स में ऐसे बना लो एक फ्लो चार्ट। पब्लिक आर्काइव, ओके, आर्काइव्स है ना, रिटन रिकॉर्ड्स है ना, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स है। ओके, वी हैव फर्स्ट, अगर मैं देखूं यहां पे जो पब्लिक आर्काइव इंक्लूड करेगा, एक तो रहेगा सेंट्रल। क्या रहेगा गाइस? कैन यू सी दिस वन? इंक्लूड द आर्काइव्स ऑफ द गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया, आर्काइव्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स। यहां पे आप यहां पे लिख सकते हो सेंट्रल, ठीक है। सेकेंड वन स्टेट आर्काइव्स, ओके। थर्ड वन आई विल गो ओवर हियर, आर्काइव्स ऑफ 3 प्रेसिडेंसीज, archives of 3 presidencies. Very good. Okay. Plus we have in public archives हमारे पास judicial records भी है, judicial records. With these we'll be able to look at our modern history. Okay. जब मैं 3 presidencies की बात करता हूँ, okay, you all will be knowing that कि we had इनके 3 important territories थी। Okay, and 3 important presidencies थी। First it was Bombay over here, second one it was Madras, and साथ में we had Bengal। और यहाँ इन तीनों जगहों पे ना गवर्नर रूल करता था, ठीक है। फिर रेगुलेटिंग एक्ट जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी है एंड देन दिस मद्रास प्रेसिडेंसी है। अब यहाँ का जो गवर्नर था बंगाल का, ही हैड बिकम द गवर्नर जनरल ऑफ अभी इंडिया नहीं, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। सो ये दोनों अब किन के सबऑर्डिनेट हो गए? बंगाल वाले गवर्नर के। ही हैड बिकम द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब आप कहेंगे सर ये सेंट्रल आर्काइव, ठीक है, क्या ये पब्लिक आर्काइव है? ऑब्वियसली गवर्नमेंट का है, ठीक है। सेकंड, क्या ये स्टेट आर्काइव पब्लिक आर्काइव है? यस। क्या ये 3 प्रेसिडेंसीज के आर्काइव पब्लिक आर्काइव में इंक्लूड होगा? यस, ऑब्वियसली। ओके, सो सेंट्रल अगर मैं देखूं यहाँ पे, आप दूसरा भी कह सकते हो सेंट्रल गवर्नमेंट आर्काइव, स्टेट या स्टेट गवर्नमेंट आर्काइव, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट आर्काइव, दे विल प्रोवाइड अस व्हाट? रिलायबल एंड ऑथेंटिक सोर्स फॉर हिस्ट्री और इंफॉर्मेशन। ये लिखो यहाँ पे, सेंट्रल आर्काइव में लिखो, यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट लिखो, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। Write down in central government, they provide authentic and reliable source materials. Yes, authentic. They provide authentic and reliable source materials. लिखा? ओके। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं, मे बी दे माइट आस्क यू। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट का लिख लिया गाइस? ओके, कहाँ गया? हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट लिख लिया। यहाँ पे एग्जाम्पल लिख लो। ओके, एग्जाम्पल लिख लो, अपॉइंटमेंट ऑफ जेम्स रिनल। जेम्स रिनल जो थे ना, इनको अपॉइंट किया गया था एज द फर्स्ट सर्वेयर, वेरी गुड, जनरल
of Bengal in 1767 में। ओके, अब इंपॉर्टेंस देखो इसका क्या है। अभी हम क्या देख रहे हैं गाइस? वी आर लुकिंग एट द सेंट्रल, यस, गवर्नमेंट, वेरी गुड, आर्काइव्स। ओके, अब जब अपॉइंटमेंट हुआ जेम्स रेनल का, फर्स्ट सर्वेयर जनरल ऑफ बंगाल इन 1767, ही स्टार्टिंग मैपिंग। ठीक है, ये मैपिंग के रिगार्डिंग देख रहे थे कि कहाँ पे क्या एरिया है। एक तो हमें साथ साथ में एक हमें वी गॉट टू नो अबाउट द ज्योग्राफी, एक ज्योग्राफिकल नॉलेज भी देखने को मिला, ज्योग्राफिकल नॉलेज ऑफ द अननोन एरियाज, प्लस साथ साथ में एक यूजफुल इंफॉर्मेशन भी हमें मिला था। ओके, विच वी कुड हैव यूज्ड, और हम ये यूज कर सकते हैं दिस नॉलेज फॉर द और टू कंस्ट्रक्ट और मॉडर्न हिस्ट्री। ओके, यहाँ पे क्या लिख लिया? जेम्स रेनल को क्या किया गया गाइस? हाँ, व्हाट? वेरी गुड। सो एक पॉइंट लिखो यहाँ पे, एक तो ज्योग्राफिकल नॉलेज भी यहाँ पे देखने को मिला, साथ साथ में सोशो इकोनॉमिक कंडीशन और अदर हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स भी हमारे लिए यहाँ से। ठीक है, क्या देखने को मिला पहले? एक तो ज्योग्राफिकल नॉलेज, क्योंकि ही स्टार्टेड मैपिंग अननोन एरियाज ऑफ द कंट्री, अननोन एरियाज ऑफ द कंट्री। एक तो ज्योग्राफिकल नॉलेज भी देखने को मिला, साथ साथ में एक तो सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस एंड हमें देखने को मिले थे। क्लियर? ओके, ये तो था यहाँ का सेंट्रल गवर्नमेंट आर्काइव्स, एक एग्जाम्पल लिखा था हमने। ठीक है, अब आपका जो दूसरा था, व्हाट वाज सेकंड? सेकंड वाज गाइस, वेरी गुड, स्टेट गवर्नमेंट आर्काइव्स, वेरी गुड। ओके, स्टेट गवर्नमेंट आर्काइव्स अगर मैं देखूं, इट कंप्राइजेस और इट इंक्लूड्स द रिकॉर्ड्स ऑफ, इट इंक्लूड्स द रिकॉर्ड्स ऑफ, फर्स्ट अगर मैं देखूं जो फॉर्मर ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस हुआ करती थी, फॉर्मर ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देखूं बंगाल के रिगार्डिंग, मद्रास के रिगार्डिंग, ओके, या हैदराबाद के रिगार्डिंग और अवध के रिगार्डिंग, फॉर्मर ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस। साथ साथ में इट विल ऑल्सो इंक्लूड द रिकॉर्ड्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, प्रिंसली स्टेट्स। एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे सिख एम्पायर के रिगार्डिंग देखना हो, ओके, सिख एम्पायर के रिगार्डिंग देखना हो या लाहौर किंगडम के रिगार्डिंग देखना हो, आई विल लुक एट खालसा दरबार, वो डिपार्टमेंट में जाऊंगा, वहां से जो रिकॉर्ड्स मिलेंगी। फॉर एग्जांपल हमें कैसे पता कि दैट ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो रंजीत सिंह और ब्रिटिशर्स के बीच में हुई थी, वहां पे ये कहा गया था कि दैट जो सतलज के वेस्ट में एरिया है, रंजीत सिंह विल बी कंसिडर्ड एज द सोवेरेन, और जो सतलज के यहाँ ईस्ट में जो एरिया आ रहा है वो ईस्ट इंडिया कंपनी का। इट इज बिकॉज ऑफ दीज रिकॉर्ड्स। या फॉर एग्जांपल इफ आई वांट टू नो अबाउट मराठा स्टेट, मराठा साम्राज्य, I will look at the Peshwa Daftar of Pune कि what was Treaty of Vasai, okay, what was Treaty of Salbai, वहां पे ये records available होंगे। समझ रहे हो ना? Okay, so public में क्या आ गया? प्रोविंसेस का कोई रिकॉर्ड डालना था तो वो स्टेट को। हाँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डोगरा रूल था ना, if you go to Jammu you will find those records कि यहाँ पे डोगराज का क्या रिकॉर्ड था, गुलाब सिंह, हरी सिंह या बाकी सब। ओके, चलो ये लिख लिया। सेकंड, व्हाट वाज थर्ड वन गाइस? हाँ, वेरी गुड, प्रेसिडेंसीज थी ना, प्रेसिडेंसीज थी ना, 3 प्रेसिडेंसीज। ओके, हाँ, 3 प्रेसिडेंसीज का लिखो। एंड फोर्थ वन इट वाज व्हाट? जुडिशियल रिकॉर्ड्स। अब याद रखना, ओके, प्लीज रिमेंबर दिस। आर्काइव समझ आया?
क्या है आर्काइव्स? हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स। वेरी गुड। सेकेंड वन, क्या वो कॉन्शियसली लिखे गए होते हैं और अनकॉन्शियसली? अनकॉन्शियसली। आर दे यूनिक? आर दे ओरिजिनल? वेरी गुड। अब आर्काइव्स में फर्स्ट हमने देखा था पब्लिक आर्काइव, प्राइवेट आर्काइव। पब्लिक आर्काइव में कौन कौन आ रहा था? सेंट्रल गवर्नमेंट आर्काइव, स्टेट गवर्नमेंट आर्काइव, थर्ड 3 प्रेसिडेंसीज के, एंड फोर्थ वन इट वाज जुडिशियल रिकॉर्ड्स। यू कैन गो टू जो जुडिशियल रिकॉर्ड्स हमें देखने को मिलते हैं, वी कैन ऑल्सो कंस्ट्रक्ट फ्रॉम दैट कि कौन किस टाइम पे क्या लॉ लेके आए थे। ठीक है, ब्लैक एक्ट या फॉर एग्जाम्पल राउलेट एक्ट कब आया था, या आर्म्स एक्ट कब आया था। विद दैट वी कैन ऑल्सो कंस्ट्रक्ट दिस हिस्ट्री जो हमारा रहेगा, और दे आर द वैल्यूएबल सोर्सेज फॉर आवर मॉडर्न हिस्ट्री। ओके, अब एक और हेडिंग दे दो यहाँ पे, कहाँ गया? लाइक दिस। ओके, अब बस यहाँ पे आपको क्या करना है, व्हाट यू नीड टू डू। अब लिखो यहाँ पे प्राइवेट आर्काइव्स में, सिंपल, दीज आर द पेपर्स एंड डॉक्यूमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल्स। लिखो प्राइवेट आर्काइव्स, private archives, papers and documents of individuals and families. अब देखो, सारा मत लिखो, क्या लिखा? अच्छा ठीक ठीक, प्राइवेट आर्काइव्स क्या लिखा? पेपर्स एंड डॉक्यूमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल्स एंड फैमिलीज ऑफ, okay, note who played a significant role in the development of modern India. चलो लिखो यहां तक, मैं एग्जांपल दे देता हूं। लिखा है यहां तक गाइस? ओके, लिखा प्राइवेट। ओके, एग्जांपल लिखो, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इनकी आर्काइव्स अगर हमें देखने हैं, वी विल विजिट नेहरू मेमोरियल म्यूजियम। ठीक है, वहां पे हमें इंडियन नेशनल कांग्रेस के रिगार्डिंग सारा इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। हु वर द प्रोमिनेंट लीडर्स, मॉडरेट्स का क्या रोल था, एक्सट्रीमिस्ट का क्या रोल था। ठीक है, फ्रॉम दिस प्राइवेट आर्काइव्स। वन मोर वी हैव फॉरेन रिपोजिटरीज, बस इतना लिखो, फॉरेन रिपोजिटरीज, डोंट राइट दिस। ओके, लिखो फॉरेन रिपोजिटरीज। एग्जांपल हो सके तो लिखो इंडियन ऑफिस रिकॉर्डर्स इन लंदन। ओके, लंदन में इंडियन ऑफिस के क्या रिकॉर्ड्स थे? ये मान लो जैसे दफ्तरी काम होता है ना। ओके, यू विल गो टू सम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, अगर आपको स्कूल का फॉर एग्जांपल रिकॉर्ड देखना हो, आपके दादाजी ने एग्जाम दिया था 10th का। ओके, आप जाएंगे ना जेके बोस के किसी उस पर्टिकुलर वो डिपार्टमेंट में, देयर यू विल ट्राई टू फाइंड आउट, अच्छा इनका डीओबी क्या था, इनका बाप का क्या नाम था। अगर हमें जमीन का देखना हो, वी विल विजिट टू पटवारी, और वो अपने रिकॉर्ड्स निकाल लेगा, ये लीनिएज क्या था, इनका बाप क्या था, उनका बाप कौन था। ठीक है, हु वाज हिज फादर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर का फादर। ओके, इट इज लाइक दैट। फॉरेन रिपोजिटरीज, इंडियन ऑफिस रिकॉर्ड्स। एक और लिख लो, बायोग्राफीज एंड मेमोइर्स। ठीक है, बायोग्राफीज एंड मेमोइर्स, बस इतना लिखो, डोंट नीड टू राइट दिस। ये मत लिख लेना कि एक एग्जाम्पल लिख सकते हो थोड़ा सा, अकाउंट्स ऑफ ट्रेवलर्स, ट्रेडर्स और सिविल सर्वेंट्स, बस बायोग्राफीज एंड मेमोइर्स। ओके, लिखा? लिखो एग्जाम्पल हो सके तो लिखो, लिखो एक एग्जाम्पल यहाँ पे ट्रैवलर्स में लिखो एक एग्जाम्पल। ओके, लिखा?
लिखा गाइस, लिखा बायोग्राफीज एंड मेमोरीज में लिखा। एक दो एग्जाम्पल लिख लो, बस दो बंदों का नाम लिख लो। ओके, ज्यादा नहीं, बस दो बंदों का नाम लिख लो। ओके, यहाँ पे लिख लो, फर्स्ट वन लिख लो। ओके, हिशॉप बर्नर्स जर्नल, ठीक है। हाँ, हिशॉप बर्नर्स जर्नल। वन मोर, अबे और एब दुबेज, एब दुबॉइस। ओके, हिंदू मैनर्स, ये लिखा। ओके, दे प्रोवाइड अस यूजफुल इंफॉर्मेशन। यूजफुल इंफॉर्मेशन किस हिसाब से देते हैं? लाइक द सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस, सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस के रिगार्डिंग अपने जर्नल्स में, अपनी बुक्स में या अपने अकाउंट्स में बताते हैं। ठीक है, लिखो फटाफट। विच वन? बिशॉप लिख लें, सॉरी। हाँ, विच वन? ये लिखो, एबे डुबोइस हिंदू मैनर्स। हाँ, हिंदू मैनर्स, दे प्रोवाइड अस यूजफुल इंफॉर्मेशन। ओके, डन। अब कुछ फेमस ट्रैवलर्स के भी नाम लिख लो। ओके, लिखो फेमस ट्रैवलर्स के भी नाम लिख लो। हाँ, लिखो फेमस ट्रैवलर्स लाइक जेम्स बर्नर, जेम्स बर्नर, जॉर्ज फोस्टर, जेम्स बर्नर, जॉर्ज फोस्टर। क्या लिखा? जेम्स बर्नर, जॉर्ज फोस्टर। ओके, हाँ, लिखो बैरॉन चार्ल्स, ये भाई साहब ने कश्मीर विजिट किया था। बैरॉन चार्ल्स, ही विजिटेड पंजाब एंड कश्मीर। सो इनके रिकॉर्ड्स में कश्मीर का भी और पंजाब का भी इंफॉर्मेशन देखने को मिलता है। ओके, सो विद दिस वी कैन गेट एन आइडिया ऑफ व्हाट वाज आवर 17th सेंचुरी, 18th सेंचुरी में क्या प्रॉब्लम्स थी, ठीक है, कैसी कंडीशंस थी। सो वी कैन गेट एन आइडिया फ्रॉम दैट। एक और लिख लो, न्यूज़पेपर्स एंड जर्नल्स। हाँ, बैरॉन चार्ल्स, ठीक है, इनके ट्रैवल अकाउंट्स थे फॉर कश्मीर एंड पंजाब। ओके, अब लिखो यहाँ पे न्यूज़पेपर्स एंड जर्नल्स। फॉर एग्जांपल वी हैड व्हाट? जेम्स ऑगस्टस हेकी का पेपर था ना? वेरी गुड। उनका पेपर था बंगाल गैजेट। ओके, बंगाल गैजेट, वो भी हमें यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है रिगार्डिंग आवर व्हाट, या जितने भी न्यूज पेपर्स है। फ्रॉम दैट वी विल बी एबल टू कंस्ट्रक्ट आवर हिस्ट्री, और मॉडर्न हिस्ट्री के रिगार्डिंग हमें इंफॉर्मेशन देखने को मिलता है। एंड वंस दिस गाय स्टार्टेड क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट, और रातों रात इसको क्या कर दिया गया था? इस पे भी बैन लगा दिया गया था। ओके, ठीक है। अब फिर से देखो, व्हाट वर द सोर्सेस? अच्छा, लिखो लिखो। इसे सीज कर दिया जाता है। हाँ, अब हो सके अब स्पेक्ट्रम पढ़ोगे तो ये हो गया आपका आधे से ज्यादा काम हो गया है। ओके, इट विल नॉट बोर यू, बिकॉज पहले के 2 चैप्टर्स बहुत हर एक बच्चे के लिए ना दिल बी डिफिकल्ट। ओके, आप ऊपर से पढ़ लेते, यू विल स्टार्ट विद द अराइवल ऑफ यूरोपियंस, डिक्लाइन ऑफ माइटी मुगल्स, वो थोड़ा इजी रहता है। मे बी दे माइट आस्क यू और दे माइट टारगेट यू ओवर हियर कि ये बता दीजिए सोर्सेस क्या क्या है यहाँ पे। अब हो गया। अब एक चीज है, एक और 10 मिनट्स और। ओके, मेजर अप्रोच टू द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। ओके, हम कौन सा अप्रोच रखेंगे फॉर द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया? फर्स्ट वन वी हैव दिस। सर, इसको इंप्रिजन किया था जेम्स ऑगस्टीन को। किनको? ये सीज कर दिया गया था इनका पेपर। ओके, इनके पेपर को ही सीज कर दिया गया था। अब यहाँ पे देखो, कॉलोनियल अप्रोच फर्स्ट।
मेजर अप्रोच टू द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। अब पहले देखो यहाँ पे इन दिस व्हाट वी आर गोइंग टू सी, हम देखेंगे 3-4 अप्रोचेस। एक तो रहेगा कॉलोनियल अप्रोच, कि जो कॉलोनियल रेजिम को जो सपोर्ट करते थे, जिनकी आइडियोलॉजी ही ऐसी थी, ऑब्वियसली दे विल बी फॉरेनर्स। ओके, क्या उनके रिगार्डिंग क्या अप्रोच रहेगा टुवर्ड्स दिस हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। ओके, एक तो हम कॉलोनियल आइडियोलॉजी का देखेंगे, साथ साथ में वी विल लुक एट नेशनलिस्ट अप्रोच। ओके, इनका क्या अप्रोच था। ओके, इनका क्या था कि हमारी हिस्ट्री कैसी थी, हमारी सोसाइटी कैसी थी, हमारा पॉलिटिकल सेटअप कैसा था। कौन सा था पहले? फर्स्ट वाज कॉलोनियल, सेकंड नेशनलिस्ट, थर्ड वन वी विल बी हैविंग दिस मार्क्सिस्ट अप्रोच। यहाँ पे हमेशा मास्टर स्लेव के बीच में जैसा जो कॉन्सेप्ट होता है ना, और द रूलिंग क्लास एंड द रूल्ड क्लास, उनके रिगार्डिंग यहाँ पे देखने को मिलता है। एंड वी विल सी द प्रोमिनेंट हिस्टोरियंस who will be promoting this kind or who will be studying history with this approach, and साथ में एक और रहेगा that will be subaltern approach. Okay, one more we have this communalist approach, और ये वाले वो historians रहेंगे जिनका ये सोचना होगा कि that जो Indian modern history में they will view this Hindus and Muslims as permanently hostile groups. Okay, we will look at this one. What was this communalist approach? या for example Cambridge उतना important नहीं है, फिर भी ऊपर से देख लेते हैं, liberal and neo-liberal, and then we will look at this later Mughals. Okay, यहाँ से हम देखेंगे decline of mighty Mughals। थोड़ा 5-10 मिनट और इंतजार करना होगा, because यहाँ पे बहादुर शाह 1, okay, वही मुगल एम्पायर का लेटर मुगल्स का स्टार्ट होगा, ये काफी इजी रहता है। अब फर्स्ट वहाँ पे लिखो अप्रोच फॉर स्टडिंग हिस्ट्री। आप ना पॉइंट्स में लिखेंगे, मैं जैसे बताता हूं ना, हेडिंग दे दीजिए कॉलोनियल अप्रोच। ओके, कॉलोनियल अप्रोच, हेडिंग दे दो कॉलोनियल अप्रोच। फर्स्ट पॉइंट अगर मैं यहां पे आपको बता दूं, ठीक है, okay, first point that I would like to tell you in this colonial approach. Okay, can you see this one guys? Colonial approach. ये approach ना, it was influenced by the colonial ideology. Obviously अगर आपने कुछ देखा होगा that white man's burden करके, कि that अब यूरोपियंस आए हैं, okay, उनको क्या करना है, सिविलाइज करना है all the other people जो बाकी सारे जगहों पे रहते थे। So obviously they will support their colonial ideology, ठीक है, जो इनका imperialism हो या colonialism हो, they will support that। अब first point आपको ये देखना है, colonial ideology को के साथ, या for example they were influenced by the colonial ideology। Second, they will criticize or they have criticized our Indian society and culture। लिखो ये पहला point, colonial approach is influenced by the colonial ideology of domination. Second one, it focuses on criticism of indigenous society and culture। और obviously western culture को यहाँ पे अच्छा बताया गया है, western culture जो उनकी सभ्यता है, ठीक है, and values। और एग्जाम्पल कौन कौन सा है जो हिस्टोरियन who has followed this approach? James Mill and Vincent Smith and extra। अगर कल अब MCQ आ जाए, James Mill, Vincent Smith, okay, they are influenced by the nationalist approach? No, they are influenced by the colonial ideology or colonial approach to the history of India। आगे बढ़े नेक्स्ट स्लाइड पे। ओके, एक आइडिया मिल गया, व्हाट वाज कॉलोनियल अप्रोच, पक्का? ओके, चलो ठीक।
ओके, नाउ इन रेस्पॉन्स टू दिस, जब ये कॉलोनियल आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर रहे थे, लाइक दीज हिस्टोरियंस जेम्स मिल के नहीं भाई साहब, ओके, इंडियन सोसाइटी, इंडियन कल्चर अच्छा नहीं है, यहाँ पे काफी सारे सोशल लेवल्स है, कास्ट सिस्टम बढ़िया है, ठीक है, या फॉर एग्जांपल यहाँ पे व्हाट वी आर सेइंग इज सती, या बाकी सारे जो सोशल लेवल्स देखने को मिल रहे थे, इस बेसिस पे दे वर इन्फ्लुएंस और दे वर प्रमोटिंग देयर ओन कल्चर कि हमारे वैल्यूज बेटर है, हमारा कल्चर अच्छा है, आपकी सोसाइटी उतनी अच्छी नहीं है। एंड इन रेस्पॉन्स टू दैट एक कन्फ्रंटेशन स्टार्ट हो जाएगा विद दीज गाइज, फॉर एग्जांपल आरसी मजूमदार या फिर ताराचंद, ओके, they were the historians, okay, who were influenced by this nationalist approach. अब पहला पॉइंट यहाँ पे क्या लिखना है आपको, nationalist approach evolved as a response to and in confrontation with the colonial approach, पहली लाइन। Nationalist approach, okay, थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है इसमें अभी, हाँ, चलो ठीक है। अब यहां कहां तक लिखा गाइस, कन्फ्रंटेशन विद द कॉलोनियल अप्रोच। अब ऐसे मत लिख लो, पहले लिखे ना बिफोर इंडिपेंडेंस, लाइक दिस। इन लोगों ने बिफोर इंडिपेंडेंस दो चीजों पे फोकस किया, और एक तो हमारे एंशिएंट हिस्ट्री पे फोकस किया, साथ साथ में मिडिवल हिस्ट्री पे। एंड वी विल सी ड्यूरिंग दिस टाइम ओनली एक अलेक्जेंडर कनिंघम भी, जब उन्होंने एक्सकेवेशंस की, वी गॉट टू नो दैट 1920s में we got to know about our great glorious past, okay, with the discovery of IVC sites, be it Mohenjo-daro, be it Harappa, okay, so before independence कौन सी वाली हिस्ट्री पे फोकस किया, एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री पे। कोई कहेगा यहाँ पे इन लोगों ने उस टाइम पे मॉडर्न हिस्ट्री पे फोकस क्यों नहीं किया अभी तक? यस, मॉडर्न हिस्ट्री नहीं के टाइम स्टार्ट, किन के टाइम पे थे ना, मॉडर्न हिस्ट्री में प्रेजेंट तो था ना, अब ये मिडिवल एराज पे फोकस कर रहे थे, एंशिएंट हिस्ट्री पे फोकस कर रहे थे, हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन वर्ड, हाँ, चलो ये मुझे कल बता देना, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो एंशिएंट या मिडिवल हिस्ट्री, अभी यहाँ पे कौन थे, ब्रिटिशर्स आर स्टिल देयर, ओके, ब्रिटिशर्स आर स्टिल देयर, कैन यू सी दैट, ओके। ब्रिटिशर्स का क्या मानना था, अभी हमने देखा ना, कॉलोनियल अप्रोच में इंडियन सोसाइटी को, इंडियन कल्चर को, इंडियन वैल्यूज को क्रिटिसाइज कर रहे थे कि दैट आप, यू आर नॉट दैट कैपेबल, हम आए हैं आपको सिखाने के लिए, ठीक है, गेट कन्वर्टेड इनटू क्रिश्चियनिटी, गेट कन्वर्टेड इनटू, हम आपको ना न्यू वर्ल्ड दिखाना है। कहाँ पे हो आप अभी भी उसी डार्क एज में हो, ओके, दैट वाज द काइंड। और ये इस टाइम पे सीधा कन्फ्रंट नहीं कर पा रहे थे, ओके। अब इन्होंने फोकस किया था पहले एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री में, व्हेन ब्रिटिशर्स वर हियर। आफ्टर इंडिपेंडेंस दिस स्कूल फोकस्ड ऑन मॉडर्न इंडिया। चलिए अब मॉडर्न इंडिया की बात करते हैं, एंड वी विल सी इन मॉडर्न इंडिया, कुछ हमारे हिस्टोरियंस रहेंगे, दे हैव ग्रेटली क्रिटिसाइज्ड ब्रिटिशर्स, ओके, उन्होंने ब्रिटिशर्स को अच्छा खासा क्रिटिसाइज किया है। फॉर एग्जाम्पल वी विल सी, हमारे एक दादा भाई नौरोजी भी थे, जिन्होंने इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ वेल्थ के रिगार्डिंग काफी सारे पेपर्स लिखे थे, या बाकी सारे जितने भी रहे, लाला लाजपत राय का देख लो। अब वन मोर पॉइंट विच यू नीड टू रिमेंबर, नेशनलिस्ट अप्रोच में इंपॉर्टेंट हिस्टोरियंस आरसी मजूमदार एंड ताराचंद। अगर आप कल एमसीक्यू आ जाए, आरसी मजूमदार या ताराचंद, दे बिलोंग टू व्हाट काइंड ऑफ हिस्टोरिकल अप्रोच, दे बिलोंग टू नेशनलिस्ट अप्रोच, ओके। चलो, नेशनलिज्म होता है फीलिंग ऑफ वननेस, यूनाइटेड, चाहे कल्चर की वजह से हो या किसी और चीज की वजह से, दैट यू फील हम एक ही है। डन? नेशनलिस्ट अप्रोच हो गया। कैन वी मूव टू नेक्स्ट स्लाइड गाइस? ओके, चलिए। ओके, वी हैव दिस मार्क्सिस्ट अप्रोच। अब अगर आपको पता होगा कि ठीक है,
ये वाला जो अगर हम देखें ना, ये वाला जो अप्रोच है ये मेनली फोकस करता है किस पे, एक तो कॉलोनियल मास्टर्स पे और साथ साथ में ऑल द नेटिव सब्जेक्ट्स, या मास्टर एंड स्लेव और कौन रूल कर रहा है और किन पे रूल किया जा रहा है, ये हिस्ट्री उस पे क्या करेगा, फोकस करेगा। और प्रोमिनेंट हिस्टोरियंस विल बी दी व्हाट, आर.पी. दत्त एंड ए.आर. देसाई, दे वर नोटेड मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस ऑफ इंडिया। ये लिखो मार्क्सिस्ट अप्रोच। कार्ल मार्क्स, अगर आपने सुना होगा वो, क्या ना, आर.पी. दत्त एंड ए.आर. देसाई। ओके, 3-4 इंपॉर्टेंट है, बाकी हम यू कैन स्किप दोस, न्यू लिबरल, कैम्ब्रिज, ओके, बट याद रख लेना कॉलोनियल, नेशनलिस्ट, मार्क्सिस्ट का पता होना चाहिए। थोड़ा सा हम कम्युनलिज्म का भी देखें, कम्युनलिस्ट अप्रोच क्या होता है, या फिर सब अल्टर्न अप्रोच क्या था। बहुत सारे अप्रोचेस हैं। आगे बढ़े हम। आगे बढ़े, डन, ओके। चलो एक आइडिया रख लो, रफ आइडिया रख लो, कोई नहीं, अगर कल को भूल भी जाओगे तो थोड़ा थोड़ा यहाँ पे याद रख लेना। कैन यू सी दिस वन गाइस, ओके। सब अल्टर्न अप्रोच में रानाजीत गुहा ही बिलोंग टू दिस स्कूल, रानाजीत गुहा। कैन यू सी दिस वन, ओके। ऐसा कहा जाता है कि ये जो सब अल्टर्न अप्रोच ना, इनमें इट टेक्स द पोजीशन दैट जो एंटायर ट्रेडिशन है इंडियन हिस्टोरियोग्राफी का, ठीक है, इट हैज एन एलिटिस्ट बायस, कि इंडिविजुअल जो इन्फ्लुएंशियल लोग थे उन्हीं के बारे में लिखा गया है, और जो कॉमन मासेस है उनको नेग्लेक्ट किया गया है। इवन वी विल सी दैट हमारे यहाँ छत्रपति शिवाजी के रिगार्डिंग लिखा गया है, अलाउद्दीन खिलजी के रिगार्डिंग लिखा गया है, ठीक है, और द अदर पीपल जो इन्फ्लुएंशियल थे, जो एलीट सोसाइटी थी, जवाहरलाल नेहरू के रिगार्डिंग लिखा गया है, गांधी के रिगार्डिंग लिखा गया। व्हाट अबाउट द कॉमन मासेस, ऐसा कहा जाता है कि इसमें जो रोल है कॉमन मासेस का, ओके, दैट हैज बीन नेग्लेक्टेड, और इस अप्रोच को फॉलो करते हैं सब अल्टर्न अप्रोच को। रानाजीत गुहा बिलोंग टू दिस स्कूल, सो इनमें ये टाइप का देखने को मिलता है। सब अल्टर्न अप्रोच लिखो, टेक्स द पोजीशन दैट द एंटायर ट्रेडिशन ऑफ इंडियन हिस्टोरियोग्राफी हैज एन एलिटिस्ट बायस, कि राजा रजवाड़ों के रिगार्डिंग लिखा गया है और रोल ऑफ द कॉमन मासेस कुछ भी नहीं है, कि उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल करवाई, उन्होंने आज़ादी दिलवाई, उन्होंने ये करवाया। बट व्हाट अबाउट पीपल, पेजेंट्स, वर्कर्स, हाँ, इस अप्रोच से ये ना, इन्होंने कहा कि जो हमारी इंडियन हिस्ट्री है, या फॉर एग्जांपल जो हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री है, ओके, इसका सब अल्टर्न अप्रोच है। सब अल्टर्न अप्रोच को ये सपोर्ट कर रहे थे रानाजीत गुहा, कि ये सही बात है कि जो हमारा इंडियन हिस्टोग्राफी है इसमें एलिटिस्ट बायस है। इसमें क्या है, एलिटिस्ट बायस, मींस इंडिविजुअल्स, इन्फ्लुएंशियल्स, अमीर, द अपर क्लास सोसाइटी जो लोग थे उनके रिगार्डिंग ही लिखा गया है, या उनका रोल अच्छा खासा बड़ा चढ़ा कर पेश किया गया है, बट जो रोल था कॉमन मासेस का उसे नेग्लेक्ट किया गया है। सिंपल, ओके। कोर्ट प्रोसीडिंग्स भी, और साथ साथ में वी विल सी दैट बिकॉज
चाहे फॉर एग्जांपल जवाहरलाल नेहरू के रिगार्डिंग लिखा गया है, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के रिगार्डिंग लिखा गया है, उसमें लिखते हैं राइटर्स के, उनको पैसा मिल रहा था तभी वो लिखते थे। हाँ मतलब वो उनको मतलब कोई भी किसी का मतलब हाँ। बायोग्राफी या बायोग्राफी लिखते थे। वो हमेशा से था, वो आज का थोड़ी था। तो कॉमन पीपल का इवन कल्हान ने कहा था वो ही वॉज कंसिडर्ड टू बी दैट काइंड ऑफ हिस्टोरियन जिसे कोई पैटर्नाइज नहीं कर रहा था, उन जैसी हिस्ट्री थी वैसी ही पेश की। अब मैं कह रहा हूँ आपको, आप मेरे कोर्ट में हो, फॉर एग्जाम्पल आई एम द किंग, आप वैसी हिस्ट्री लिखेंगे ना, अकबरनामा में, शाहनामा में, व्हाटएवर, ओके, जैसा हम आपको कहेंगे लिखने को। ऑब्वियसली यू विल सी कि उन्होंने ये किया, वो काम किया, ये काम किया, गलत काम है तो काम तो आप लिखेंगे नहीं, ठीक है। रिवोल्ट्स के बारे में क्या रीजन था वो तो आप लिखेंगे नहीं। सब अल्टर्न अप्रोच, ओके। अब एक और अप्रोच आपको याद रखना है, कम्युनलिस्ट अप्रोच। यहाँ पे क्या कहा गया है, ये अप्रोच में ऐसा दिखाया गया है कि जो हिंदूज थे या फिर मुस्लिम्स थे, दे वर परमानेंटली हॉस्टाइल ग्रुप्स, कि ये पहले से ही लड़ रहे थे, ठीक है, हॉस्टाइल ग्रुप्स, ओके, whose interests are mutually different and antagonistic to each other। ये ग्रुप में कम्युनलिस्ट अप्रोच में, अब आप इस हिसाब से पढ़ेंगे, हाँ ठीक है। कम्युनलिस्ट अप्रोच अगर हम हिस्ट्री का रखेंगे ना, वी विल लुक एट फ्रॉम दोज लेंसेज दैट वी विल सी दैट जो हिंदूज एंड मुस्लिम्स थे ये परमानेंटली हॉस्टाइल ग्रुप्स थे, परमानेंटली, ठीक है। हॉस्टाइल मींस एक दूसरे के दुश्मन, ओके, एक दूसरे के खून के प्यासे, ऐसा देख सकते हैं। ग्रुप्स हुज इंटरेस्ट आर म्यूचुअली डिफरेंट, हिंदूज के इंटरेस्ट डिफरेंट थे, मुस्लिम लोगों के इंटरेस्ट डिफरेंट थे, ओके, एंड एंटागोनिस्टिक टू ईच अदर। अगर हम इस अप्रोच से हिस्ट्री को पढ़ेंगे, वी विल लुक एट, चलो मुस्लिम लीग को अलग से रखेंगे, मुसलमानों को अलग से रखेंगे, हिंदूज को अलग से रखेंगे, बट हम हिस्ट्री को पढ़ेंगे ना कॉलोनियल अप्रोच से फिलहाल के लिए, ना नेशनलिस्ट अप्रोच से, ना मार्क्सिस्ट अप्रोच से। वी विल स्टडी हिस्ट्री इन ए न्यूट्रल वे एंड एट द एंड यू टेल, यू डिसाइड कि क्या सही था, क्या गलत था, क्या पार्टीशन होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। विल सी दैट, ओके। हो गया कम्युनलिस्ट अप्रोच, ओके। अब आते हैं हम सीधा लेटर मुगल्स पे। ओके, यहाँ तक हो गया, चलो ठीक है। अब आराम से सुनो, अब हिस्ट्री जो है मजेदार होने वाला है। अब देखो यहाँ पे कम्युनलिस्ट अप्रोच हमने देख लिया, कॉलोनियल, नेशनलिस्ट, ओके, मार्क्सिस्ट, सबाल्टर्न, ओके, हो सके तो कैम्ब्रिज स्कूल अभी के लिए जाने दो, या फॉर एग्जांपल लिबरल एंड न्यू लिबरल अप्रोच, और भी काफी सारे अप्रोच है बट इट विल बोर यू, ओके। अब हम आते हैं सीधा कहाँ पे, फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी पे। ऑब्वियसली दे विल लुक एट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू कि वुमेन को क्या इफेक्ट हुआ, ठीक है, वुमेन का क्या रोल था, सो इट विल फोकस ऑन दैट, ओके। साथ साथ में एक तो हम क्या देखेंगे गाइस, लेटर मुगल्स, रीन ऑफ लेटर मुगल्स, वी विल लुक एट ऑल दोज लेटर मुगल रूलर्स, ठीक है, बहादुर शाह वंश से लेकर वी विल लुक एट बहादुर शाह जफर तक, ओके, मुगल एम्पायर। जैसे वो हम फिनिश कर लेंगे, डिक्लाइन ऑफ मुगल्स भी देखेंगे, व्हाट वर द कॉज ऑफ देयर डिक्लाइन, प्लस वी विल लुक एट अराइवल्स ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, पोर्टुगीज हो, डच हो, इंग्लिश हो, डेन्स हो, फ्रेंच हो, या मिसलेनियस फैक्ट्स। पहले हम देखेंगे व्हाट वर द फैक्टर्स एंड फोर्सेस रिस्पांसिबल फॉर अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, ओके, क्या हुआ, क्या कैसी सिचुएशन थी कि ये लोग यहाँ पे आए, ओके, क्या वहाँ पे फ्यूडल क्राइसिस था कुछ, या ज्योग्राफिकल एक्सप्लोरेशन कुछ वो चाह रहे थे, रिनाइसेंस का टाइम था, रिफॉर्मेशन का टाइम था, या फिर ट्रेड था, ओके। देन वी विल सी व्हाट वाज द रूट, व्हाट वाज द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग दिस पोर्टुगीज इन इंडिया, गॉड, ग्लोरी, या फॉर एग्जांपल वी हैव दिस गोल्ड, ओके, एक ट्रायंगल पे बना लेता हूँ तब। एंड देन जब ये हो जाएगा, देन फाइनली हम देखेंगे, we will look at this Portuguese in India
फर्स्ट हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज, लाइक वी हैव दिस प्रिंस हेनरी, ओके, जिन्हें नेविगेटर का नाम दिया जाएगा। ये डायरेक्टली एमसीक्यू आ जाता है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज कॉल्ड एज व्हाट? नेविगेटर। ओके, ग्रेट पैटर्न ऑफ स्पॉन्सर ऑफ वॉयजेस था ये। साथ साथ में एक और भाई साहब थे, बार्थोलोमेव दियाज। ओके, इट इज दिस गाय जिन्होंने पहली दफा इस केप ऑफ गुड होप को यहां तक, इस पॉइंट तक पहुंचा था। इसे कहा गया था इनके द्वारा केप ऑफ स्टॉर्म्स। फिर लेटर पोर्टुगीज इस पर्टिकुलर जगह को नाम रख लेते हैं द टिप ऑफ दिस अफ्रीका सदर्न केप ऑफ गुड होप। कैन यू सी दिस वन गाइस? ये दूसरी पर्सनालिटी रहेंगी। एक और भाई साहब आते हैं, बट ही विल लैंड एट कैलिकट। Vasco da Gama, can you see this one? He'll be helped by Abdul Majid. Okay, he reached Calicut Kozhikode in 1948. We'll see Zamorin happy होगा कि नहीं होगा. What will be the gifts he'll come with? Okay, so पहला पॉइंट ये भी है, he became the first European to reach India who traveled through sea. Okay, ये याद रख लेना. One more we will see that from trading to ruling कैसे आते हैं पोर्टुगीज। पहला अगर हम देखिए पेड्रो अल्वारेज, इन्होंने सेटअप किया कैलिकट में एक फैक्ट्री। फिर से वास्को डी गामा फिर से आ जाते हैं, क्योंकि एक दफ़ा किसी को आदत हो गई थी कि कुछ लाया फिर बहुत सारा पैसा आया, ऑब्वियसली ही बी बैक। हाँ, तो एक और हम देखेंगे इंपॉर्टेंट पोर्टुगीज गवर्नर्स। फर्स्ट इट्स व्हाट? फ्रांसिस्को दी अल्मीदा। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। इनके रिगार्डिंग भी बहुत सारे लाइक ब्लू वाटर पॉलिसी हो, कार्टेज सिस्टम हो, डायरेक्टली एमसीक्यू आ जाता है कि हु अडॉप्टेड द ब्लू वाटर पॉलिसी। विल सी व्हाट वाज दिस ब्लू वाटर पॉलिसी, क्या था इसमें। After covering this guy, we will look at Alfonso de Albuquerque, 1509 to 1515. गोवा इन्होंने ही लिया था 1510 में from the Sultan of बीजापुर। बीजापुर कब था याद होगा अगर आप यूरोपियन बहमानी सल्तनत का जब डिसइंटीग्रेशन हुआ था। वेरी गुड। ओके, हाँ, देन वी विल लुक एट निनो दे कुन्हा। ओके, इम्पैक्ट क्या था पोर्टुगीज रूल इन इंडिया। सिमिलरली जब पोर्टुगीज हो जाएगा वी विल लुक एट डच, देन इंग्लिश, देन डेन्स एंड देन फ्रेंच। ओके, पोर्टुगीज वाले गिफ्ट में देते हैं बॉम्बे किनको? इंग्लिश लोगों को। सो जब ये एक हिसाब से रिश्तेदारी हो गई है, ओके, रिलेशन हो गई, तो अब पोर्टुगीज से कोई खतरा नहीं है। डच वाला थोड़ा ये क्या कर रहे थे, थोड़े से शरारत कर रहे थे, बट फाइनली बैटल ऑफ बिदारा हो जाता है, वो हार जाते हैं, दे विल गो टू इंडोनेशिया। ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। डेन्स का उतना अच्छा खासा इंपॉर्टेंट ये रोल नहीं था एज फार एज इंडियन हिस्ट्री या मॉडर्न हिस्ट्री इज कंसिडर्ड, बट फ्रेंच विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फ्रेंच और ब्रिटिशर्स के बीच कार्नेटिक वॉर्स हो जाते हैं। विल सी व्हाट वर दोज कार्नेटिक वॉर्स। ओके, सलाबत जंग कौन था, चंदा साहिब कौन था। ओके, that is going to be very important. And finally we'll see the Treaty of Paris 1763 में how Britishers will emerge as the winners out of those three Carnatic wars. क्लाइव का रोल देखने वाले, डुप्लेक्स का रोल देखने वाले हैं। ओके, इज एवरीवन गेटिंग इट? ओके, बट पहले हम स्टार्ट करेंगे डिक्लाइन ऑफ मुगल्स और लेटर मुगल्स। हेडिंग दे दो लेटर मुगल्स। हेडिंग दे दो लेटर मुगल्स।